Student, today we will discuss relation between electrical energy and Gibbs free energy as well as Nernst equation. बेटा कॉलेज में आपका जो प्रैक्टिकल है और असाइनमेंट है उससे रिलेटेड काम हो रहा है, तो मैं ये जो रिमेनिंग सिलेबस का है वीडियो भेज रही हूँ आपको ग्रुप में. इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड ईएमएफ ऑफ द सेल. एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसके अंदर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है. केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इनटू ईएमएफ ऑफ द सेल. अब इलेक्ट्रिकल चार्ज, अगर आपके सर्किट से n मोल इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं तो चार्ज कितना जनरेट हो रहा है? NF कूलम्स. ये कूलम्स लॉ से आया है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से आया है कि अगर n मोल इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं तो चार्ज कितना पास हो रहा है? NF कूलम्स. F की वैल्यू क्या होती है? 96500 कूलम्स. तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके इक्वल होगा? NF दैट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज इनटू EMF ऑफ द सेल. अब हमने थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ा था, जो डेल्टा G है, डिक्रीज इन डेल्टा G इज इक्वल्स टू W नेट. आपको याद होगा ये इक्वेशन हमने की थी. W नेट का मतलब क्या है? हमने वहाँ पे किया था, जो मैक्सिमम वर्क डन होता है उसमें से हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. अब यहाँ पे कोई प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन नहीं है, तो जो भी वर्क डन है, जो यूज़फुल वर्क डन है, वो किसके इक्वल होगा? डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी. और कौन सा वर्क डन है हमारे पास यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल वर्क डन. तो जो हमारा डिक्रीज इन डेल्टा G है वो किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क डन. और वो किसके इक्वल है? NFE सेल. अगर सब कुछ सेल जो है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑपरेट करी है तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? नोट लग जाएगा, नेगेटिव डेल्टा G नोट इक्वल्स टू NFE नोट सेल्स. अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी दैट इज डेल्टा G, डेल्टा H एंड डेल्टा S. अब हमें पता है केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन का कुछ डेल्टा G भी रहेगा, कुछ डेल्टा H भी रहेगा, कुछ डेल्टा S भी रहेगा. तो ये सब टर्म्स हम EMF से कैलकुलेट करेंगे. कैसे करेंगे? फर्स्ट ये इक्वेशन हमने देख ली है कि गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी किसके इक्वल होगा? नेगेटिव NFE सेल के इक्वल. साइन नेगेटिव का यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, बात एक ही है. एक पॉजिटिव टर्म रहेगी, एक नेगेटिव टर्म रहेगी. तो अगर आपको EMF पता है सेल का तो आप उस रिएक्शन का डेल्टा G आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. सेकेंड है एंथैल्पी चेंज. एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज के लिए हमें क्या यूज़ करनी है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन. तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन से शुरू करेंगे. गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन हमारी क्या थी? डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H प्लस T करली डेल्टा G बाई करली T एट कॉन्स्टेंट P. ये इक्वेशन थी हमारी गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन. ये मैंने डिराइव भी कराई थी आपको. तो अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी. अब इस इक्वेशन में क्या चीज़ है? डेल्टा G, जिसकी वैल्यू हम EMF की फॉर्म में पुट कर सकते हैं. हमें सेल का EMF पता है तो हमें डेल्टा G कैलकुलेट कर सकते हैं. तो डेल्टा G की वैल्यू पुट करो. अब यहाँ पे क्या है? नेगेटिव डेल्टा G, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? NFE सेल. तो ये हमने पुट कर दिया NFE. डेल्टा H एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर देंगे तो पॉजिटिव डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव NFE. तो एक नेगेटिव यहाँ पे, एक नेगेटिव यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? जैसे डेल्टा H को मैं इधर ले आऊँगी, डेल्टा H को, ये वाले को इधर ले आऊँगी, डेल्टा H इक्वल्स टू, अब रहेगा T. NF को भी मैं बाहर ले आऊँगी, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी. एक सेकेंड, देखिए डेल्टा H इधर ले लिया, NF और ये T, फिर करली E बाई करली T एट कॉन्स्टेंट P माइनस NFE. ये जो NFE है ये दूसरी साइड आ गया है. तो यहाँ से NF हम कॉमन ले लेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? डेल्टा G इक्वल्स टू NF T करली E बाई करली T एट कॉन्स्टेंट P माइनस EMF ऑफ द सेल. करली E बाई करली T क्या है? हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है. अगर हमें सेल का टेम्परेचर कोफिशिएंट पता है और EMF पता है तो हम उसका डेल्टा H आसानी से निकाल सकते हैं. अब हम करेंगे डेल्टा S. मैंने कहा गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन यूज़ करेंगे.
तो जो इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसमें से एच को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच विच इज़ इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस, इसको यहीं छोड़ देंगे। फिर हम गिब्स-हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन उठाएंगे, ये वाली इक्वेशन, इसमें भी इस इक्वेशन को ऐसा ही बनाएंगे जैसे ऊपर वाली इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है ऐसा ही बना लेंगे। तो इसको डेल्टा एच को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच, बचेगा क्या टी करली डेल्टा जी बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट पी। अब ये पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों में सेम हो गया है तो इनको हम रिलेट कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे के इक्वल पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी माइनस टी डेल्टा एस इक्वल्स टू टी करली, अब डेल्टा जी की वैल्यू पुट कर दी, करली नेगेटिव एन एफ ई अपॉन करली टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो यहाँ से ये भी माइनस बाहर आ जाएगा और ये इस माइनस ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, और इधर भी टी है इधर भी टी है, कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा डेल्टा एस है वो किसके इक्वल होगा एन एफ करली ई बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो अगर सिर्फ आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट पता है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, उस इक्वेशन में आप कर डेल्टा एस निकाल सकते हो। अब करेंगे हम कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। मान लो हमने क्या किया है, एक मोल ले लिया किसी भी, मान लो NaCl का एक मोल ले लिया, 1 kg वाटर में डिजोल्व कर दिया, तो ये क्या है 1 मोलर सोल्यूशन है। तो हम ये मानते हैं कि हमने तो 1 मोल NaCl डाल दिया, तो उससे क्या होना चाहिए 1 मोल Na पॉजिटिव आयन बनने चाहिए, 1 मोल Cl नेगेटिव आयन बनने चाहिए। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आयन का अगर हम कंसंट्रेशन देखेंगे तो वो 1 मोल से कुछ कम रहेगा। तो हमने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करी कंसंट्रेशन की जगह एक्टिविटी। एक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक्टिविटी में बी डिफाइन एज इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ एन आयन और इलेक्ट्रोलाइट इन ए सॉल्यूशन, और एक्टिविटी को हमने रिप्रेजेंट किया ए से। और मैंने बताया कंसंट्रेशन क्या ली थी हमने, मान लो 1 मोलर, एम से रिप्रेजेंट किया, एम क्या है मोलैलिटी। तो जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल होगी गामा इंटू एम, ये क्या है एक्चुअल कंसंट्रेशन। तो यहाँ से गामा क्या है एक्टिविटी कोफिशिएंट, तो गामा की वैल्यू क्या रहेगी ए बाई एम हो जाएगी। ए क्या है हमारी इफेक्टिव कंसंट्रेशन, एम क्या है हमारी एक्चुअल कंसंट्रेशन। तो हमेशा जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है एक्चुअल कंसंट्रेशन से कम रहेगी, तो जो गामा है वो हमेशा 1 से कम रहेगा। और एक्टिविटी का रीज़न क्या होता है कि कम क्यों होती है कंसंट्रेशन, आयन पेयर बन जाते हैं आपके सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है Na पॉजिटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स हैं, तो उनके बीच में कम डिस्टेंस होती है, तो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो जितने नंबर ऑफ आयन्स होने चाहिए थे एक्चुअल में उतने नहीं होते। लेकिन अगर इस सिस्टम को, ये छोटा सा सिस्टम है, मैं इसको डाइल्यूट करना स्टार्ट कर दूँ और ज़्यादा सोल्वेंट डालूँ, इसका साइज़ बढ़ जाएगा, आयन्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो इंटरेक्शन कम हो जाएगा आयन पेयर के बीच में, आयन पेयर नहीं बनेंगे तो जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट एक्चुअल कंसंट्रेशन के इक्वल होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे आप सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, जो गामा है एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो 1 को अप्रोच करेगा, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो गामा है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो एक्चुअल कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है हमने डिज़ोल्व किया तो कैटायन भी बनते हैं एनायन भी बनते हैं। तो सिर्फ कैटायन का हम एक्टिविटी नहीं निकाल सकते, सिर्फ एनायन का नहीं निकाल सकते क्योंकि न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, मीन आयनिक एक्टिविटी या मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट, मीन लगा देते हैं उनके सामने। तो ये क्या है ए पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है मीन आयनिक एक्टिविटी है। ये किसके इक्वल होगी, मीन आयनिक एक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ये होगी √A एक्टिविटी सिंपल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, वो किसके इक्वल होगी √ ऑफ कैटायन की एक्टिविटी और एनायन की एक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे ही मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट रहेगा, वो किसके इक्वल रहेगा कैटायन का एक्टिविटी कोफिशिएंट, एनायन का एक्टिविटी कोफिशिएंट, उसका √। तो ये जो टर्म्स हैं इनको कैलकुलेट करना इजी नहीं है, ये टर्म निकाल सकते हैं हम, जैसे गामा +-1 कैलकुलेट कर सकते हैं, A +- निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं ये निकालना चाहती हूँ मीन एक्टिविटी, तो वो किसके इक्वल है A पॉजिटिव A नेगेटिव, और वो किसके इक्वल है गामा प्लस
एम प्लस इंटू गामा माइनस एम माइनस। अब एम प्लस एम माइनस एम के इक्वल है, गामा प्लस गामा माइनस गामा प्लस माइनस के इक्वल है। तो यहाँ से यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, यूनिवैलेंट मतलब क्या है, NaCl कि एक आयन बना रहे हैं, एक एक आयन, दोनों से एक एक आयन जनरेट हो रहे हैं, यूनिवैलेंट। ऐसे ही KCl वो क्या है, यूनिवैलेंट। लेकिन जो K2SO4 है ये क्या है, डाई यूनिवैलेंट है कि इसके 2 आयन बनते हैं, इसका एक। तो ये सिर्फ यूनिवैलेंट के लिए अप्लाई होती है। तो जो A है वो किसके इक्वल होगी, m² गामा प्लस माइनस स्क्वेयर के इक्वल। इन द सेम वे अगर यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट की जगह कोई इलेक्ट्रोलाइट है MxAy, तो यहाँ से X कैटायन बनते हैं, Y एनायन बनते हैं। तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, X रेज टू पावर X, Y रेज टू पावर Y, गामा प्लस माइनस 1, यानी कि मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट M क्या है, एक्चुअल कंसंट्रेशन, रेज टू पावर X प्लस Y। इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, इससे हो सकता है कोई छोटा बहुत न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ ये एक्सप्रेशन नहीं पूछेंगे कुछ। तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लिए कि MxAy के लिए X ये क्या है, नंबर ऑफ कोफिशिएंट है, और Y क्या है, एनायन के नंबर ऑफ कोफिशिएंट है। तो यहाँ से A क्या होगी, X रेज टू पावर X, Y रेज टू पावर Y, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट इंटू एक्चुअल कंसंट्रेशन इंटू X प्लस Y। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दिया होगा छोटा सा, वो आपको सोल्व करना है। अब हम करेंगे नरंस्ट इक्वेशन। नरंस्ट इक्वेशन क्या है, मान लो आपने एक इक्वेशन मान ली है A प्लस B इन इक्विलिब्रियम विद C D। यहाँ पे क्या है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम अभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तब हम दूसरी कंडीशन बन जाएगी हमारी। तो हमें पता है डेल्टा G क्या होता है हमारा, NFE, नेगेटिव NFE। अब नरंस्ट इक्वेशन के लिए आपको ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी कि जो फ्री एनर्जी है एक सेल के लिए वो किसके इक्वल होती है, डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G नोट, ये क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए है, प्लस RT ln Q। ln Q क्या है, Q क्या है आपका, कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो वहाँ यहाँ पे जो Q टर्म है वो एक्टिविटी के लिए यूज़ की जाती है, कंसंट्रेशन टर्म ना यूज़ करके हम एक्टिविटी लेंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, Q। तो आप वैल्यू पुट करो इस इक्वेशन में। डेल्टा G क्या है, नेगेटिव NFE, डेल्टा G नोट क्या है, नेगेटिव NFE नोट, E नोट क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन में, प्लस RT Q की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, मैंने बताया था ये प्रोडक्ट है, इनकी मल्टीप्लाई AC, ये एक्टिविटी कोफिशिएंट है, एक्टिविटी है C की रेज टू पावर C, ऐसे ही निकालते हैं हम, C क्या है इसका नंबर है। इन द सेम वे AD रेज टू पावर D डिवाइडेड बाई, ये यहाँ क्या है रिएक्टेंट, डिवाइडेड बाई A रेज टू पावर A, B रेज टू पावर B, AB यानी कि एक्टिविटी है B की रेज टू पावर B। अब जो प्योर सॉलिड है, ये बात याद रखना, जो सॉलिड है, प्योर लिक्विड है, प्योर गैस है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उनके लिए हम कंसंट्रेशन है, जो एक्टिविटी है वो क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, E इक्वल्स टू E नोट माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग, और ये क्या है Q, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिविटीज़। अब इसका एग्जांपल हम एक सेल से लेके देखेंगे। ये सेल है, इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन है। तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या बनेगी, AZ रिडक्शन, जिंक ऑक्सीडेशन। तो अब ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, तो सॉलिड का क्या रहेगा, कंसंट्रेशन 1 लेंगे, तो हम यहाँ पे यूज़ ही नहीं करेंगे। तो हमारी E इक्वल्स टू E नोट माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग। अब प्रोडक्ट की साइड क्या है, ये है AG, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या लो, एक्टिविटी क्या लो, AG रेज टू पावर 2, क्योंकि इसका क्या है 2 है कोफिशिएंट, इनटू ZN 2 पॉजिटिव, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब रिएक्टेंट की साइड क्या है AZ पॉजिटिव, अब यहाँ पे पावर क्या है 2 क्योंकि कोफिशिएंट 2 है, इनटू ZN। अब ये क्या है, ये भी सॉलिड, यहाँ से हटा देंगे 1 रहेगा, ये भी क्या है सॉलिड 1 रहेगा, तो हमारा बचेगा क्या, E इक्वल्स टू E नोट माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग जिंक 2 पॉजिटिव, यानी कि जो प्रोडक्ट की साइड है वो ऊपर रहेगा और जो रिएक्टेंट की साइड है
वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा, और जो कोफिशिएंट है उसको पावर में लेंगे हमेशा। इसको दो टर्म में दिखाया गया है, यहाँ पे प्लस करके भी दिखाया गया है, लेकिन आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो आपको सिर्फ एक याद रखना है कि E इक्वल्स टू ई नोट माइनस है, और माइनस में क्या है, सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऊपर है, रिएक्टेंट नीचे है। जो भी प्योर चीज़ होगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके लिए 1 यूज़ करेंगे, बाकी जिनकी कंसंट्रेशन या जिनकी एक्टिविटी दी हो उसको पुट कर देंगे। तो एप्लीकेशन क्या है, नेरेंस्ट इक्वेशन की, इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल निकाल सकते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड की। तो आपकी जो इसमें मान लो ये क्या है, ऑक्सीडाइज स्पीसीज है, इसमें n इलेक्ट्रॉन डाल करने के बाद ये रिड्यूस बन गई। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, E इक्वल्स टू ई नोट माइनस आर टी एल एन। अब मुझे ये पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है रिड्यूस होके आई है ये, तो ये रिड्यूस स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज स्टेट। आपकी इस इक्वेशन में ये इक्वेशन इंट्रोड्यूस कर रखिए, रिड्यूस स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज स्टेट, वहाँ से समझ नहीं आता। लेकिन ये क्या है, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए है, और ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसमें हम रिडक्शन, जनरली क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करते हैं। तो रिडक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का, हाफ सेल का या ईएमएफ का, नेरेंस्ट इक्वेशन का यूज़ करके। दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ नेरेंस्ट इक्वेशन इन कैलकुलेशन ऑफ के, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हमारी ये इक्वेशन है, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे एल एन के क्यू था, क्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिविटीज़। एक्टिविटी अगर कंसंट्रेशन के बराबर है तो हम कंसंट्रेशन यूज़ कर लेंगे, और वहाँ पे क्यू की जगह क्या हो जाएगा, के। तो यहाँ से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखो, जब हमारी दो हाफ सेल हैं, फॉर एग्जांपल जिंक, मान लो एक एनोड है एक कैथोड है, एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जाते हैं। मान लो यहाँ पे जिंक सल्फेट है, तो ये ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक ZnSO4 की कंसंट्रेशन इसमें बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे मान लो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ये एग्जांपल मैंने लिया है, कॉपर सल्फेट क्या, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। जिंक की सल्फेट की बढ़ती जाएगी, कॉपर सल्फेट की कम होती चली जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि सेल काम करना बंद ही नहीं कर देगी, क्योंकि और ज़्यादा जिंक सल्फेट ये बन नहीं सकते, और इससे ज़्यादा जब कॉपर सल्फेट पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाएगा, बचेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाएगा, तो सेल काम करना बंद कर देगी। वो सिचुएशन क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन रहेगी, कि रिडक्शन जिसका होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन वाली स्पीसीज़ का पोटेंशियल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और रिडक्शन वाली का घटना स्टार्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, सेल काम करना बंद कर देगी। ई सेल क्या हो जाएगा, ज़ीरो, जो ई सेल है वो हो जाएगा जीरो। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो इसको इधर ले आओ फिर, तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलेगा, ई नोट, जो ई नोट स्टैंडर्ड कंडीशन में है, और आपको एन पता होना चाहिए, आर टी एफ सारे कांस्टेंट हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये एप्लीकेशन है नेरेंस्ट इक्वेशन की। आपकी 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई है बेटा। नेक्स्ट हम करेंगे concentration cells. Enough for today.